दोस्तों मानो किसी घर के अंदर दो शख्स आते हों और उस घर के बच्चे उन दो शख्स को अपने मामा कहकर पुकारते हों और फिर वही दो शख्स उस घर के अंदर कुछ ऐसा कारनामा कर दें जो सहा नहीं जाए। तो क्या कहना दोस्तों, आज की जो ये घटना है बड़ी ही विचित्र सी है, जहां पर बीवी के दो बॉयफ्रेंड घर के अंदर बच्चों के मामा बनकर रहा करते थे। फिर एक दिन पति की लाश के टुकड़े नाले के अंदर मिलते हैं और जब यहाँ पर खुलासा होता है तो दोस्तों लोग भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं कि आखिर अपनी पत्नी ऐसी भी हो सकती है जो इस तरह से कोई काम को अंजाम दे दे। पूरी जानकारी लेने वाले हैं, तभी आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या हुआ था। अभी अभी की घटना है, 18 नवंबर को यह घटना घटित हुई थी और एफआईआर दर्ज हुई थी 24 नवंबर को। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश के संभल जिले के कोतवाली चंदौसी जनपद का यह मामला है, जहां पर राहुल नाम का एक शख्स रहा करता है। आज से 15 साल पहले उसकी शादी हुई है। पत्नी का नाम है रूबी। इसके दो बच्चे हैं, लड़की जो बड़ी है 12 साल की और लड़का जो छोटा है वो 10 साल का होता है। जो राहुल होता है यह जूतों का व्यापारी है, जूतों की दुकान वगैरह भी है और जूते खरीद कर लाया करता और उनको बेचा करता, इस तरह का इसका व्यापार है। अब क्या होता है दोस्तों, पति पत्नी बच्चे आराम से रह रहे होते हैं, कोई परेशानी नहीं है, मगर अब इनकी ज़िंदगी में एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा ये था कि जो राहुल है उसका किसी से प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हो जाता है और जो वह झगड़ा करने वाले लोग थे वह राहुल के ऊपर दबदबा कुछ ज़्यादा ही बना देते हैं, राहुल को बोलने तक नहीं देते हैं। और अब राहुल को लगता है कि भाई लगता है प्रॉपर्टी हाथों से चली जाएगी। यह बात है वह अपनी पत्नी के साथ बैठकर कहा करता था, बतियाया करता था। तभी उसकी पत्नी उससे एकदम से बोलती है कि अगर तुम चाहो तो एक रास्ता तो है। पति बोलता बताओ क्या रास्ता है। पत्नी कहती है कि मेरे दो भाई हैं, दूर के भाई हैं रिश्तेदारी में से, वो यहाँ पर आ जाएंगे और तुम्हारा मामला जल्दी ही निपटा देंगे। अब तो दोस्तों वह जो पति होता है राहुल कहता है ठीक है बुला लो उनको, क्योंकि मेरा तो आगे पीछे कोई है नहीं, अकेला हूँ, ना माँ बाप है, ना कोई भाई बहन, ना कोई अड़ोसी पड़ोसी, क्योंकि दोस्तों वह उस जगह पर बहुत काफ़ी समय पहले आ गए थे, ना कोई उनका ऐसा था जो उनका हिमायती हो। अब जो पत्नी होती है अपने जानने वाले दो लड़कों को, अभिषेक और सौरभ को बुला लेती है और उनको सारी बात समझा दी जाती है। अभिषेक और सौरभ अब राहुल के साथ मिल जाते हैं और प्रॉपर्टी के झगड़े के विवाद को बातों से निपटा देते हैं और कुछ धमकी देते हैं कि भाई अगर नहीं मानोगे तो फिर हम न जाने क्या क्या कर देंगे, और कुछ बातें करते हैं। तो इसी तरह से अब ये झगड़ा शांत हो जाता है। झगड़ा शांत हो जाता है तो राहुल बहुत खुश होता है कि भाई ये झगड़ा काफ़ी दिनों से चल रहा था और आज इन दोनों ने मेरा यह विवाद निपटा दिया। तो वह बहुत खुश होता है उन लोगों से और उसके बाद उनको पार्टी देता है, शराब की पार्टी। और अब तो सिलसिला ऐसा होता है, राहुल उन दोनों को घर भी बुला लिया करता है और घर पर भी पार्टी वगैरह दी जाती हैं और उनका आना जाना घर पर लगा रहता है। राहुल के बच्चे उनको मामा मामा कहते और राहुल की पत्नी रूबी उनको भैया भैया कहा करती। इस तरह से मामला अब यहाँ पर चलने लगता है। कुछ दिन गुजरते हैं दोस्तों। कुछ दिन गुजरने के बाद अब राहुल देखता है कि जो ये दो लोग हैं, एक अभिषेक और सौरभ, यह तो मुझसे पीछे भी घर पर आ जाते हैं। मेरी पत्नी जब घर पर होती है और ज़्यादातर वो पीछे ही आते हैं, मेरे सामने तो बहुत कम आते हैं। तो राहुल को अब शक होने लगता है कि उसकी पत्नी के साथ कुछ ना कुछ इन लोगों का अफेयर वगैरह जरूर है। और उसके बाद वह आकर के घर अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगते हैं और यह झगड़ा अब रोज रोज का होने लगता है, क्योंकि घर के अंदर ऐसे लोगों को इन्होंने घुसा लिया था जिनके ऊपर अब इसको शक भी था। तो अब झगड़ा रोज रोज का बढ़ने लगता है। घर में कलह का माहौल मच जाता है। माँ बाप की इस कलह की परेशानी को देख करके जो बच्चे होते हैं वो भी परेशान, हैरान कि माँ बाप आखिर ऐसा क्यों लड़ते हैं, क्या हो गया है इनको। लेकिन बच्चे नादान भले ही ज़रूर होते हैं दोस्तों, सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते हैं कि घर में आखिर हो क्या रहा है। अब क्या होता है, अब आती है 18 नवंबर की तारीख। 18 नवंबर की तारीख अब यहाँ पर जो ये राहुल होता है ये गायब हो जाता है। और उससे पहले दोस्तों राहुल जब अपनी पत्नी से लड़ता है, झगड़ा करता है, दरअसल उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। यह दोनों लोग जो थे, अभिषेक और सौरभ, ये दोनों के दोनों राहुल की पत्नी के बॉयफ्रेंड थे।
पीछे से आते, बच्चों को टॉफ़ी वगैरह दे देते, बच्चे टॉफ़ी लेने के लिए कहीं बाहर चले जाते और पीछे से कमरे के अंदर यह तीनों मिल करके घमासान इनके बीच में युद्ध हुआ करता, यानी कि अपनी अपनी वासना को मिटाया करते। वो मैं कई बार दूसरे लहजे में कह जाता हूँ तो उनको कई बार कुछ लोगों को समझ में ना आए। तो अब यहाँ पर इस तरह से वासना का खेल इस घर के अंदर चल रहा था। और अब आ जाती है 18 नवंबर की तारीख। 18 नवंबर को जो राहुल होता है वह घर से अचानक गायब हो जाता है। और जब राहुल गायब हो जाता है तो उसके बाद उसकी पत्नी 24 नवंबर को पुलिस थाने जाती है, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 7 दिन के बाद वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाती है कि मेरा पति राहुल पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, आप उसको ढूंढ कर ला दीजिए। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद जो यह पत्नी होती है यह काफ़ी समय तक वापस नहीं जाती है पूछने के लिए कि मेरे पति को ढूंढ दो, कहाँ गया। तो दोस्तों, जब ऐसे कोई वापस नहीं जाता है, अपनी एफआईआर की केयर नहीं करता है, तो पुलिस वाले भी उस एफआईआर को ठंडे बस्ते में डाल दिया करते हैं। ऐसा ही यहाँ पर पुलिस वालों ने इसकी एफआईआर के बारे में किया, क्योंकि ये वापस उस एफआईआर का पता करने के लिए आई नहीं। शायद लग रहा था मानो इसने फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हो। अब उसके बाद क्या होता है, 24 नवंबर को एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। अब उसके 10-20 दिन के बाद यहाँ पर एक नाले के अंदर इंसानी शव के टुकड़े मिलते हैं। वहाँ पर लोग खड़े हुए होते हैं, देखते हैं, तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है और जाकर देखती है कि भाई इंसानी शव है, लेकिन उसके पूरे शरीर के हिस्से नहीं हैं, कुछ हिस्से कहीं और हैं, कुछ हिस्से यहाँ पर पड़े हैं। सारे हिस्सों को पुलिस अपने काबू में लेती है। उनमें एक हिस्सा हाथ का भी था और इन सब के टुकड़ों को ले जाकर के पुलिस फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। और उस हाथ पर राहुल नाम लिखा हुआ था। तो पुलिस वालों को याद आता है कि अभी अभी 24 नवंबर को एक महिला पुलिस थाने में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आई थी और उसके पति का नाम भी राहुल था, मगर वह औरत वापस नहीं आई। उसका पति खो गया और वापस नहीं आई। यहीं से पुलिस को थोड़ा थोड़ा शक उस औरत के ऊपर होने लगता है। और फिर रही सही कसर बाकी बाद में भी निकल जाती है, जब पुलिस उस महिला के पास फ़ोन करके उसको बुलाती है कि आपको थाने आना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक शव जो कि छक्त विक्षिप्त हालत में पड़ा हुआ मिला है, उसकी पहचान करवानी है। तो जैसे ही यह महिला, जिसका नाम रूबी है, पुलिस थाने आती है, तो पुलिस वाले उस हाथ को दिखाते हैं जिस हाथ पर राहुल लिखा हुआ था, गुदा हुआ था। अब इसको दिखाते हैं तो यह उसको देखती है। ना ही इसके चेहरे पर कोई दुख था, ना ही इसके चेहरे पर कोई हाव भाव और तरीके के थे। बस यह थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी पुलिस को। और फिर ऊपर से यह उस शव को पहचानने से मना कर देती है। अब तो जो पुलिस होती है वह देखती है कि भाई इसने एफआईआर में लिखवाया, जो भी शरीर का हुलिया, रंग वगैरह जो भी पहचान दी थी, उस पहचान के हिसाब से तो इसके पति राहुल की लाश यही है। हाथ पर भी राहुल लिखा हुआ है, लेकिन ये मना कर रही है। अब तो दोस्तों, यहाँ पर जो उसने लिखवाया था एफआईआर में, भाई मेरे पति के हाथ पर राहुल लिखा हुआ है, उस टाइम तो उसने लिखवा दिया, लेकिन अब ये सबको पहचानने से मना कर रही है। तो पुलिस को यहाँ पर दाल में काला लगता है और उसके बाद इसके ऊपर शक करके इसके घर पर पुलिस पहुँचती है। और वहाँ जा कर के जब चेक करती है तो घर के अंदर हीटर पर कुछ खून के छींटे लगे हुए थे, बारीक बारीक। पुलिस उनको पहचान लेती है और वहाँ से सैंपल लेने के बाद इस डेड बॉडी से मिलाया जाता है, मैच किया जाता है, तो पता चलता है कि ये राहुल की ही लाश है। अब तो पुलिस बस हक्की बक्की रह जाती है और उसके बाद तुरंत फिर इसके घर में जा कर के छानबीन करने लगती है। तो अब पुलिस को इसकी बड़ी बेटी घर में मिल जाती है, ये वहाँ पर थी नहीं। बड़ी बेटी से पुलिस पूछताछ करती है, बेटी तुम्हारा पापा कहाँ है? तो बड़ी बेटी रोने लगती है और एकदम से कह देती है कि अंकल मेरे पापा को मेरे 2 मामाओं ने और मेरी माँ ने मार डाला, इन तीनों ने मिल करके। जब मैं स्कूल गई थी उसके पीछे इन्होंने मेरे पिताजी को मार दिया। पुलिस वाले पूछते हैं आखिर तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? लड़की कहती है मुझे इसलिए लगता है कि ये तीनों मक्कारी की हंसी हंसा करते और ये मुझसे कहा करते थे कि अब तेरे पापा की ज़िंदगी समाप्त हो गई है और अब तुम्हारे पापा हम बन जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर लड़की ने ये सारी बातें बताई तो पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगला नंबर कहीं लड़की का ना लग जाए, इसलिए लड़की को अपनी सुरक्षा में लेती है। और उसके बाद इन तीनों को पकड़ा जाता है और पकड़ करके जब अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है तो तीनों अब ये राज उगलते हैं कि हाँ जी, हमने ही उसकी हत्या की है, अपने घर के अंदर उसकी हत्या की और उसको काट करके हिस्से बनाए,
खून के छींटे हमने साफ कर दिए थे, लेकिन इस हीटर पर कुछ छींटे बाकी रह गए थे। अब तो ये सारा अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, तो इनको जेल में डाला जाता है, बच्चों को रिश्तेदारों की कस्टडी में दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर एक पत्नी जिसने बताया था बाद में कि ये मेरे प्रेमी थे, इनसे मेरा अफेयर चला हुआ था, और जब मेरे पति पर भीड़ पड़ी, उससे किसी का झगड़ा हुआ, प्रॉपर्टी का विवाद, तो मैं इनसे बात किया करती थी, वैसे छुप छुप के मिला करती थी जा कर के, पति को कुछ पता नहीं था। तो जैसे मैंने इन प्रेमियों को बात बताई कि भाई मेरे पति पर प्रॉब्लम है, तो वो बोलते हैं कि हमें बुला लो, हम उस प्रॉब्लम को निपटा देंगे, और उसके बाद हमारा तुम्हारे घर पर आना जाना भी लग जाएगा और हमारा काम भी बन जाएगा। तो फिर इन्होंने यह प्लानिंग की थी। वे दोनों उसके पति राहुल के पास आए थे, उसकी प्रॉपर्टी का झगड़ा निपटाया था, और वहीं पर वे आकर के अब शराब भी पीने लगते हैं, आगे पीछे भी आने लगते हैं, जिससे किसी पड़ोसी को तो कोई खबर होगी नहीं, क्योंकि वह लोग तो ये जानेंगे भाई इनका भाई है इस औरत का, और बच्चे मामा मामा कहते हैं, तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों कई बार रिश्तों की आड़ में अवैध रिश्ते बनते हैं, और फिर अवैध रिश्ते की आड़ में लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, जब उनको लगता है कि हमारे रिश्ते पूरे नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस घटना के अंदर क्या सबक मिलता है? सबक दोस्तों मैं तो यहाँ पर एक ही बताना चाहूँगा कि पत्नी की जानकारी में से अगर कोई मर्द आपके काम आ रहा है, और वो पत्नी का कोई सगा रिश्तेदार नहीं है, ना भुआ का, ना मामा का, ना चाचा का, और वो ऐसे ही है दूर का भुआ का रिश्तेदार है, या दूर का भुआ का लड़का, दूर का मामा का लड़का, या दूर का भाई, दूर का मौसा, दूर का मामा, तो समझ जाइएगा दाल में कुछ ना कुछ काला है। क्योंकि किसी और मर्द को जब औरत बुलाती है अपने विश्वास पर, तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा मामला उसका होता है दोस्तों। तो जिसे आप जानते ना हो और उसके बारे में उसकी आपकी पत्नी कहे या हमारी किसी की भी कि भाई ये मेरे दूर का रिश्तेदार है, भैया है, मामा है, चाचा है, या कोई पड़ोसी है, तो उसको घर में प्रवेश ना करने दे। क्योंकि ये जो कुकृत्य होते हैं, दूर का भैया भतीजा बताकर ही घरों में ऐसे लोगों को प्रवेश दिलाया जाता है, और फिर ऐसे ऐसे कांड घरों के अंदर होते हैं। तो दोस्तों दूरी बनाएं, सावधानी ज़रूर रखें। और कई बार ऐसा होता है जो प्रेमी होते हैं, प्रेमिका की जब शादी हो जाती है, तो जब शादी के बाद उनके घरों में पहुंच जाया करते हैं ये कह करके कि हम इसकी दूर की बुआ के लड़के हैं, भैया है मेरा, और भैया भैया करके यहाँ पर सैया सैया की गाथा गाई जाती है, और फिर अपना काम निकाला जाता है, और मौका आने पर हत्याएं कर दी जाती हैं। तो बिल्कुल सावधान रहें। खास रिश्तेदारों के तो लोग सगे नहीं होते, ये जो दूर के रिश्तेदार होते हैं ये सगे आप लोगों के कहाँ से हो जाएंगे। इसलिए इन रिश्तेदारी के चक्करों से बिल्कुल दूर रहें। समझ जाएं कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर पत्नी किसी अनजान व्यक्ति को अपना रिश्तेदार बताकर घर में घुसाती है, या उसके साथ जाती है, या उससे मेल मिलाप करती है, तो ज़रूर दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही पूरी की पूरी काली है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा, जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं समाधान पाटिल। भाई साहब तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ हैं गायत्री कश्यप। हमारी बहन कहती है कि नाइस स्टोरी सर जी। सर मेरा नाम शिव पूजन कश्यप है। सर मैं आपकी हर कहानी सुनता हूँ। सर मेरा नाम भी लिया करो। मैं आपकी कहानी फेसबुक पर रोज़ सुनता हूँ और लाइक करता हूँ और कमेंट नहीं कर पाता हूँ। मैं यूपी 90 ज़िले से हूँ। तो गायत्री कश्यप नाम से आईडी है और नाम है भाई का शिव पूजन कश्यप। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें, और आपका नाम मैं ज़रूर लूँगा। अगर आप रोज़ कमेंट करोगे तो मैं आपका नाम रोज़ लूँगा। पिछले 2 वीडियोज़ में, एक वीडियोज़ में जो आप कमेंट करते हो वही नाम मैं लेता हूँ। उसके बाद पंकज कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, सुदेश भाई राधे राधे जी। मेरा एक फ्रेंड है, उसका जन्मदिन है 1 तारीख को। मैं पंकज कुमार यूपी से डिस्ट्रिक्ट कासगंज में ब्लाइंड हूँ। जी पंकज भाई मुझे पता है आपको आंखों से दिखता नहीं है और आप हमारे वीडियोज़ को सुनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनके दोस्त का जन्मदिन है 1 जनवरी को, और हमारे मुनमुन श्रीवास्तव जी भी हैं जो हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। उनका भी जन्म 1 जनवरी को है। तो इन दोनों को मैं अपनी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप खुश रहें और मुस्कुराते रहें, आपका जीवन अच्छा कटे। उसके बाद पूर्णा पत्रा कमेंट करते हैं, नाइस स्टोरी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शौकत अली हमारे भाई, जो बहुत दिनों में कमेंट इनका आया है, और वो भी जीतो सुदेश चैनल पर आया है।
पहले मेरे वीडियोज़ को देखा करते थे, लेकिन पता नहीं शायद इनके पास वीडियो पहुंचती हैं नहीं पहुंचती हैं फ़िलहाल। अब यहाँ पर कमेंट आता है कि मैं जीतू भाई आपकी स्टोरी बहुत अच्छी मुझे लगती है। मेरा नाम शौकत अली खान है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। आप मेरा नाम तो कभी लेते ही नहीं हो। शौकत अली जी, मैंने आपका नाम लिया है और जीतू भाई से भी बोल दूँगा, उनका नाम आप ले रहे हो तो वो भी अपना आपके नाम को अपने वीडियो में लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। भीकम कुशवाहा जी, बहुत दिनों में कमेंट आया है। भीकम सिंह कुशवाहा आगरा से कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजभार हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं। सूरज डीओ, राम राम सुदेश भाई, ये बुढ़ा तो हैवान वाला काम कर डाला। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। सूरज भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो फिजी से हमारे वीडियोस को देखते हैं और सारे चैनलों पर एक्टिव रहते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से सारे चैनलों पर हर वीडियो को देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रजत सैनी भी सारे वीडियोज़ को देखते हैं और कहते हैं कि बूढ़े आदमी का दिमाग बच्चों जैसा हो जाता है बुढ़ापे में। राम राम जी, राम राम भाई साहब जी। राम गोसाई हमारे भाई, वाह रे बुढ़े वाह, राम गोसाई भाई कह रहे हैं कमेंट में। और राम गोसाई भाई लगातार हमें कमेंट करते हैं, लगातार सपोर्ट करते हैं भाई, बहुत ही गहराई से हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं। उसके बाद संजीव कुमार नेपाल से कमेंट करते हैं। गणेश कुमार कमेंट करते हैं, समाज के लोग भी अच्छा नहीं होता है, ताना मारता जाता है, जात पात ये छोटा नीचे ऊंचे ये सब उसको बोल बोल कर और मेंटलिटी बढ़ गया, हत्या को अंजाम दे दिया। गणेश वर्मा, उत्तर प्रदेश, जिला प्रतापगढ़। बहुत बढ़िया कहानी है। जय श्री राम। भाई मेरा नाम लिया करो जी। बिल्कुल गणेश कुमार जी, इनका कहना ये है जो बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी को मार दिया था क्योंकि उसके बेटे ने एक दूसरी जाति की लड़की को शादी करके घर में लाया था, तो आस पड़ोस के समाज के लोग जो ताने मारते थे उस बूढ़े आदमी को, तो इसी वजह से उसने अपनी बेटे की पत्नी की हत्या कर सेप्टिक टैंक में लाश को डाल दिया था। उसके बारे में कह रहे हैं। संजीव कुमार लिख रहे हैं कि समाज के लोग भी अच्छा नहीं होता है, ताना मारता है और जात पात ये छोटा नीचे ऊंचे सब उसको बोल करके उसकी मेंटलिटी बढ़ गई और हत्या कर दी, अंजाम दे दिया हत्या को। जी बिल्कुल, कई बार इंसान सही होता है लेकिन जब समाज के लोग उल्टी सीधी बातें उससे कहते हैं तो उसका भी फिर दिमाग चेंज हो जाता है और अपने ही घर को वह बिगाड़ लेता है लोगों के कहने से। और हमें लोगों के कहने में नहीं चलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो इंसान लोगों के कहने पर चलता है ना, वो कहते हैं ना, वो ढोल बन जाता है। ढोल को कोई इधर से बजा दे कोई उधर से बजा दे, बजता ही रहता है, तो वो अपनी ज़िंदगी में स्टेबल नहीं रह पाता है जो लोगों की सुनकर अपना काम करता है। हाँ, लोगों की सुने ज़रूर लेकिन काम अपने हिसाब से करें, ये ज़रूरी होता है। तो जीतू स्वदेश के अब यूट्यूब चैनल पर जा रहा हूँ मैं, वहाँ से कुछ कमेंट लूँगा क्योंकि ये ज़रूरी है। आप जिस चैनल पर देखते हो उसी चैनल पर जो वीडियो आता है तो उसी चैनलों के दर्शकों के नाम लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब यूट्यूब पर जो भाई ने कमेंट किया है जीतू स्वदेश चैनल पर, उसके नाम ले लेता हूँ यहाँ पर मैं। इसमें सबसे पहले दयाशंकर सिंह राजपूत हैं, ठाकुर यूपी 43 गोंडा से। भाई जी राम राम। भाई जी आप तो कहानी बहुत अच्छी सुनाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दयाशंकर जी। साहब सिंह जिला बिजनौर से। सरदार सिंह, बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो जी। छगनदास खारडा बांध राजस्थान से कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, जो कि हमारे हर वीडियोज़ पर आपको इनका कमेंट मिल जाएगा। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश हमारे भाई कमेंट करते हैं, ओम प्रकाश गर्ग। राम राम सुदेश भाई जी, कैसे हो आप और जीतू भाई कैसे हो? तो हम सभी ठीक है ओम प्रकाश जी, आप सुनाइए आप कैसे हो? और हम अपने काम में लगे रहते हैं अपना, ऐसे धीरे धीरे आप लोगों के सामने आते हैं। तो दोस्तों जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में लूँगा। और आप लोग जीतू स्वदेश चैनल के वीडियो में कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट जीतू स्वदेश चैनल के वीडियो में ही आएंगे। और अगर आप मेरे तिरछीबात चैनल के वीडियो पर कमेंट करेंगे तो आपका नाम तिरछीबात चैनल के वीडियो में ही आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्टिंक्ट इनको कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।